हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी क्रांतिकारी महिला की कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसने जन्म इंग्लैंड में लिया, लेकिन आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और उन्होंने सारे भारत का दौरा किया, कोने कोने में स्वतंत्रता आंदोलन की ज्योत जलाई। ऐसी महिला थी एनी बेसेंट। आज की हमारी कहानी एनी बेसेंट की जीवनी। अंग्रेज अपना व्यापार और हुकूमत कायम करने की लालसा से जिन देशों में गए, उनमें भारत सबसे प्राचीन था। भारत के अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य बहुत ऊंचे थे। उसके साहित्य का भंडार अगाध था। ज्ञान विज्ञान में भी उसने विशेष उन्नति की थी। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में पहली बार पश्चिम को इसका बोध कराया था। एनी बेसेंट वहाँ मौजूद थी। स्वामी विवेकानंद के प्रभावशाली व्यक्तित्व और भारत की महानता तथा गरिमा की छाप उनके हृदय पर उसी समय पड़ गई थी। इसी कारण उन्हें अपने को भारत के साथ तन्मय करने में अधिक समय नहीं लगा। एनी बेसेंट 1 अक्टूबर सन 1847 को एक साधारण कुल में इंग्लैंड में पैदा हुई। लिखने, बोलने, विचार करने, संगठन और आंदोलन करने में वह शुरू से ही कुशल थी। उनके पिता डॉक्टर विलियम बेजवुड आयरिश थे। वह लंदन में आकर बस गए थे। एनी बेसेंट का जन्म का नाम वुड था। उन्होंने कई भाषाएं सीखी थी। सन 1867 में पादरी फ्रैंक के साथ उनका विवाह हो गया। स्वतंत्र विचार और रूढ़ियों में विश्वास न रखने से उनकी अपने कट्टर तथा धर्मांध पति के साथ निभ नहीं सकी। अपनी कन्या की बीमारी के कारण उनके हृदय में कुछ ऐसी उथल पुथल मची कि भगवान पर से उनका विश्वास उठ गया। वह पूर्णतः नास्तिक बन गई। पति गिरजा जाने और ईसाई धर्म का पालन करने पर जोर देने लगे, किंतु उनकी स्वतंत्र आत्मा को दबाया नहीं जा सका। परिणाम ये हुआ कि सन 1873 में तलाक लेकर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। एनी बेसेंट का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं रहा। इसलिए अपना मन दूसरी तरफ लगाने के लिए उन्होंने तभी से लिखना शुरू कर दिया था। लेखन कार्य से उन्हें जो पैसा मिलता था, उस पर वह बहुत गर्व का अनुभव करती थी। एक बार एनी बेसेंट बहुत बीमार पड़ गई, यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या करने की बात तक सोच डाली। पर फिर उनके हृदय से आवाज़ आई कि इस तरह कायर की मौत न मरो, बल्कि काम करते हुए शहीद की मृत्यु मरो। बस फिर क्या था, उनमें आत्मविश्वास जागा और उन्होंने फिर कभी आत्महत्या की बात नहीं सोची। घर गृहस्थी और परिवार के झंझटों से छुटकारा पाकर एनी बेसेंट और अधिक विद्रोही हो गई। वह रूढ़ियों और अंधविश्वासों को तोड़कर सत्य को अपनाने और उसे फैलाने में जुट गई। वह कुरीतियों को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो गई। इससे ईसाई जगत में खलबली मच गई। समाचार पत्रों में बड़ी आलोचना हुई। सभाओं में विरोध किया जाने लगा। उन पर पत्थर बरसाए गए। धर्म का विरोध करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उनकी इकलौती बेटी को उनसे अलग कर पति को दे दिया गया। इतना होने पर भी वह अपने विचारों से टस से मस न हुई, बल्कि और अधिक तेजी से उनके प्रसार में लग गई। न्यू मोलिजियन लीग की वह नेता बन गई। एक बड़े दल का संगठन करके उन्होंने ये मनवा लिया कि पार्लियामेंट के सदस्य के लिए ईश्वर की शपथ लेना जरूरी नहीं है। उन्होंने मजदूरों के लिए बड़ा आंदोलन किया तथा सोशलिस्ट डिफेंस एसोसिएशन कायम की। लिंक नामक पत्र निकाला और भारत तथा आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन का पूरी तरह समर्थन किया। सन 1882 में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक मैडम ब्लेवेंस्की से उनकी मुलाकात हुई। नास्तिकवाद से हटकर वह अध्यात्मवाद की ओर झुक गई। सन 1889 में वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के में शामिल हो गई। मैडम ब्लेवेंस्की के देहांत के बाद उनका स्थान एनी बेसेंट ने ले लिया। इस जिम्मेदारी को उन्होंने जीवन की अंतिम घड़ी तक सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाया। कुछ समय बाद 1893 में एनी बेसेंट भारत आ गई। भारत के साथ उनका संपर्क नया नहीं था। सोसाइटी का मुख्य केंद्र मद्रास के पास अडियार में कायम कर दिया। एनी बेसेंट ने हिंदू धर्मशास्त्रों का गहरा अध्ययन कर कई ग्रंथ लिखे और गीता का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी इन किताबों से भारत के बारे में पश्चिम का बहुत सा भ्रम दूर हो गया। उनके ग्रंथों से भारत के धर्म, अध्यात्मवाद, संस्कृति तथा साहित्य का परिचय पाकर पश्चिम के लोग चकित रह गए। अनेक विद्वानों को भी अपने देश तथा धर्म के असली रूप का पता चला, जिन्होंने पश्चिम को ही सब कुछ मान लिया था। उनकी भी आंखें खुल गई। भारत के अतीत के गौरव को फिर से जगाने में एनी बेसेंट का ये सहयोग बड़ा कीमती है। एनी बेसेंट कहा करती थी कि भारत अपने प्राचीन धर्म और दर्शन के सहारे ही ऊंचा उठ सकता है। कुछ समय बाद वह बनारस जाकर रहने लगी। वहाँ रहने पर उन्हें हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ समझने का मौका मिला। बनारस में वह गंगा स्नान करती थी और भारतीय पोशाक में निकलती थी। भारत के लिए उनकी ममता दिन पर दिन बढ़ती गई। भारत की सामाजिक उन्नति, शिक्षा की प्रगति, राजनीतिक आज़ादी के साथ उनका नाम जुड़ गया। वह ये भूल गई कि उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। दीनबंधु एंड्रयूज और एनी बेसेंट दोनों धर्मगुरु यानी धर्म प्रचारक के रूप में भारत आए थे। यहाँ आकर दोनों ही भारतीय संस्कृति के भक्त बन गए। एनी बेसेंट का सबसे प्रिय विषय था शिक्षा। उन्होंने अपने मित्रों की सहायता से काशी में सेंट्रल हिंदू स्कूल कायम किया, जो थोड़े समय बाद कॉलेज बन गया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसी कॉलेज को सन 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय का रूप दिया था। शिक्षा के बारे में एनी बेसेंट कहा करती थी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को सोचना सिखाए, पर बच्चे क्या सोचें ये तय करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने सच्चे मन से भारतीयों की भलाई के लिए काम किया। भारत में रहते हुए उन्होंने धर्म, शिक्षा, समाज सुधार और राजनीति के क्षेत्रों में काम किया। एनी बेसेंट सरीखी विद्रोही और क्रांतिकारी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से अलग नहीं रह सकती थी। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन और अंग्रेज सरकार के दमन की उनके हृदय पर गहरी छाप पड़ी। उन्होंने उनमें दिलचस्पी लेनी शुरू की और सन 1915 में कॉमनवेल्थ नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। अगले वर्ष उन्होंने मद्रास से न्यू इंडिया नाम का एक दैनिक पत्र भी निकालना शुरू किया, जिसने जन्म के लेने के साथ ही आग बरसानी शुरू कर दी थी। अंग्रेजी दैनिक होते हुए भी उनमें एक कॉलम हिंदी में दिया जाता था। अपने समय का वह बहुत जोरदार और लोकप्रिय पत्र था। समाज सुधार के काम में एनी बेसेंट को बहुत दिलचस्पी थी। इसी से धीरे धीरे वह राजनीति की ओर खींचने लगी और कांग्रेस के काम में दिलचस्पी लेनी शुरू की। सन 1907 में नरम दल की जो खाई पैदा हुई थी, उसे वह पाटने में लग गई। अपनी 2-2.5 वर्षों की कोशिश के बाद वह नरम और गरम दोनों दलों को सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस में मिलाने में सफल हो गई। इससे राजनीतिक क्षेत्रों में उनका नाम चमक उठा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कारण उनका नाम सारे संसार में मशहूर था। इसलिए भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए विश्व की सहानुभूति उन्हें सहज ही प्राप्त हो गई। उन्होंने भीख मांगने की राजनीति से ऊपर उठकर भारत की स्वतंत्रता का दावा इन शब्दों में पेश किया। भारत को राजभक्ति के लिए पुरस्कार देने की बात कही गई है। भारत अपने पुत्रों के खून और पुत्रियों के आंसुओं के साथ
कोई मोल तोल या सौदा करना पसंद नहीं करता। वह तो एक स्वाभिमानी राष्ट्र की हैसियत से न्याय पाने के कारण जन्मसिद्ध अधिकार का दावा करता है। ये पुरस्कार के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में न्याय चाहता है। संगठन की नई भावना और आंदोलन की नई कल्पना के साथ उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। इन दिनों भारतवासी जो पहले सबसे ऊंचा राष्ट्रीय पद अथवा राष्ट्रीय सम्मान किसी को दे सकते थे वह था कांग्रेस का सभापतित्व। उन्हें सन 1917 में होने वाले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का सभापति चुना गया। कलकत्ता में इस मौके पर उनका जो सम्मान हुआ वह भारत के इतिहास में अभूतपूर्व था। बंगाली युवकों ने उनकी गाड़ी के घोड़े खोल दिए और स्वयं उनकी जगह जुट गए। लखनऊ कांग्रेस में लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य का उच्चारण करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए होम रूल का प्रयोग किया था। इसलिए इन वर्षों में स्वराज्य के आंदोलन को होम रूल का नाम दे दिया गया था। एनी बेसेंट का नाम तब होम रूल शब्द के साथ जुड़ गया था। 1 दिसंबर सन 1917 को उन्होंने होम रूल की स्थापना की। सारे देश में उस लीग की शाखाओं का जाल बिछ गया। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय होम रूल लीग नाम से उसका समर्थन किया। अब तक कांग्रेस का अध्यक्ष केवल सालाना जलसे के लिए चुना जाता था। उसमें शोभा और सम्मान की भावना अधिक थी। एनी बेसेंट ने एक नई परंपरा डाली। वह ये थी कि अध्यक्ष वर्ष भर के लिए चुना जाए, अतः पूरे वर्ष उसे अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। इस भावना से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सारे भारत का दौरा किया और कोने कोने में स्वतंत्रता आंदोलन की ज्योति जलाई। नौकरशाही ये सब सहन न कर सकी। उसने अपनी सारी ताकत उनके नेतृत्व को कुचलने में लगा दी। कई प्रांतों में उनका जाना रोक दिया गया। न्यू इंडिया की 10,000 और 20,000 रुपये की जमानतें जब्त की गई। अंत में 15 जून 1917 को रुंडेल और वाडिया के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ देश में बड़ा रोष फैला। कांग्रेस ने सत्याग्रह करने की तैयारी की। मद्रास में हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश सर सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू पत्र के संपादक कस्तूरी रंगा अयंगार और सीपी रामस्वामी अय्यर शरीकों ने सत्याग्रह के लिए अपने नाम दे दिए। सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो गई। मॉन्टफोर्ड ने शासन सुधारों की घोषणा करके स्थिति को संभाला और उन्हें अपने साथियों सहित रिहा कर दिया गया। 3 वर्ष तक भारत के राजनीतिक आंदोलन की बागडोर उनके हाथों में रही और बीबी बासंती के नाम से भारत के घर घर में उनका नाम फैल गया। सन 1918 में उन्होंने ये मांग की कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक बिल द्वारा ये स्वीकार करना चाहिए कि सन 1923 नहीं तो 1928 तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा और इस बीच शासन सत्ता भारतीयों को सौंपने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इसी आधार पर सन 1928-29 में नेहरू योजना द्वारा ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक स्वराज्य 1 वर्ष में प्रदान करने की चुनौती दी गई थी। उसके स्वीकार न किए जाने पर सन 1929 में लाहौर कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूरी आज़ादी का ऐलान किया। मॉन्टफोर्ड शासन के सुधारों के प्रति आशावादी हो जाने से वह गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस से मतभेद होने के कारण अलग हो जाने पर भी अपने ढंग से देश की आज़ादी के लिए वह लगातार कोशिश करती रही। सन 1925 में उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया नाम से भारत के लिए स्वराज्य का मसौदा तैयार किया और इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिल के रूप में पेश कराने की कोशिश की। सन 1927 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में
मद्रास में वे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में फिर शामिल हुई। वहां उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग का जोरदार समर्थन किया। इसके बाद सन 1928 में साइमन बहिष्कार का समर्थन किया। 81 वर्ष की वृद्धावस्था में उम्र और सक्रिय राजनीति से अलग होकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरह थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम में लगा दिया। सितंबर 1933 में 87 वर्ष की अवस्था में वह स्वर्ग सिधार गई और अपनी अमिट छाप भारत के राजनीतिक और विश्व के धार्मिक इतिहास पर छोड़ गई। अडयार मद्रास में उन्होंने अपने अथक प्रयत्नों से थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो केंद्र कायम किया, उसी को उनका सच्चा स्मारक समझा जाना चाहिए। जीवन के अंतिम वर्षों में भी उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। वह शाकाहारी थी। वह रोज़ सुबह से शाम तक डट कर काम करती थी। उन्होंने कई किताबें भी लिखी। जो बातें उन्हें प्रिय थी उनके लिए वह बराबर लड़ती रही। जीवन में उनका विरोध बहुत हुआ, पर उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। एनी बेसेंट ने भारत की महानता, गरिमा और गौरव को सारे विश्व में फैलाने और उसकी राजनीतिक पराधीनता के कठोर बंधन काटने के लिए जो महान प्रयत्न किए, उनके लिए भारतवासी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। ये थी भारत की महान क्रांतिकारी नेता एनी बेसेंट की जीवन कथा। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।